यदि किसी दिन तिब्बत हमेशा के लिए चीनियों का क्षेत्र बन गया तो यह केवल तिब्बत का अंत नहीं होगा, बल्कि चीन भारत के लिए भी एक स्थायी खतरा बन जाएगा। तो कुछ ऐसा कहना था दलाई लामा का कुछ समय पहले, और शायद आज उनकी यह बात ठीक नजर आ रही है। मैं और आप सब यह जानते हैं कि बीते कुछ सालों में चीन ने भारत की बॉर्डर पर कई तरह की प्रॉब्लम खड़ी की है, और हाल ही में गलवान घाटी की घटना अभी हम भूले नहीं है। तो आज तिब्बत का पूरा इतिहास कि समय समय पर तिब्बत की क्या स्थिति थी, किन किन देशों और राजाओं ने उन पर राज किया था, और चीन और तिब्बत की सभ्यता एक थी या अलग अलग, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। कुछ सालों पहले चीन ने तिब्बत में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल मार्ग का निर्माण करके न सिर्फ तिब्बत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, बल्कि इससे उसे तिब्बत के खनिजों का पूरा फायदा मिलने लगा है। इससे चीन की आर्थिक स्थिति भी काफी हद तक सुधरी है, जो हमारे भारत के लिए चिंता की बात है। तिब्बत जैसा शांति प्रिय देश आज चीन के सैन्यकरण का मुख्य अड्डा बन चुका है। जिस देश को दुनिया की उजली, स्वच्छ और सफेद छत माना जाता था, आज वहां तिब्बत रेडियोथर्मी कचरा फेंकने का कूड़ादान बन गया है। इस रेडियोथर्मी कचरे के कारण धीरे धीरे उन सब नदियों का जल भयानक रूप से दूषित हो गया है, जिन नदियों का उद्गम स्थल तिब्बत है। ये नदियां आक्सस, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इरावदी और भी नदी जो दक्षिणी एशिया के अनेक देशों में बहती है, जिनमें भारत और बांग्लादेश जैसे घनी आबादी वाले देश भी शामिल हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि न केवल चीन बल्कि अमेरिका और यूरोप के अनेक देशों ने भी चीन को विदेशी मुद्रा देकर यह छूट हासिल कर ली कि वे भी तिब्बत में अपना रेडियोथर्मी कचरा फेंक सके, और चीन ने पैसे लेकर उन्हें भी यह परमिशन दे दी कि यह तो कूड़ादान है, आप भी इसमें रेडियोथर्मी कचरा फेंके। कहा जाता है कि जब चीन ने भारत सरकार को साल 1950 में कह दिया था कि उन्होंने तिब्बत को मुक्त करा लिया है, तो नेहरू ने पूछा था कि मुक्त किया मगर किससे? तो चीन का दावा था कि तिब्बत उनका हिस्सा रहा है। और अगर हम भूतकाल में जाकर देखें तो कई जानकारियां सामने आती है कि तिब्बत और चीनी लोगों का संबंध 2000 सालों से भी ज्यादा पुराना है। शायद आप में से कई लोगों को यह ना पता हो, लेकिन तिब्बत एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था जो 7वीं सदी में विकसित हुआ था। उन दिनों सैन गेम्पो तिब्बत का शासक था। यह साम्राज्य उत्तर में तुर्किस्तान और पश्चिम में मध्य एशिया तक फैला था। साल 763 में तिब्बतियों ने चीन की तत्कालीन राजधानी चांग यानी आज का सियान को अपने अधीन कर लिया था, और तब से अगले 250 सालों तक चीन की सियान राजधानी तिब्बत के अधीन रही थी। और फिर 10वीं सदी में तिब्बत साम्राज्य का पतन हो गया। लेकिन तब से अगले 300 सालों तक तिब्बत और चीन के बीच संबंध खराब रहे थे, यानी करीब करीब 13वीं शताब्दी तक। और आज जो चीनियों का दावा है कि तिब्बत हमेशा चीन का हिस्सा रहा है, यह सिर्फ एक घटना के आधार पर वे कह रहे हैं। और वह घटना कौन सी थी? जब चीन और तिब्बत दोनों देश मंगोल साम्राज्य का हिस्सा रहे थे। चंगेज खान का नाम आपने सुना होगा। यह बात उस समय की है। 12वीं सदी में मंगोलों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, और साल 1207 में तिब्बत ने मंगोल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर मंगोल ने चीन पर हमला कर दिया, और साल 1280 के आसपास चीन ने भी मंगोल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो सिर्फ यही एक घटना थी जिसमें तिब्बत और चीन एक साथ मंगोल साम्राज्य का हिस्सा रहे थे। अब अगर चीन इस आधार पर तिब्बत पर अपने अधिकार का दावा करता है, तो क्या भारत को भी ऐसा दावा करना चाहिए म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और हांगकांग पर? क्योंकि ये सभी देश कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे थे, और भारत भी ब्रिटिश के अधीन था। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि यह सब देश भारत का हिस्सा थे। पर चीन ने दुनिया और भारत को यह मनगढ़ंत कहानी सुनाकर यह साबित करना चाहा कि तिब्बत चीन का ही हिस्सा है, चीन का ही एक भाग है तिब्बत। तो तिब्बत और चीन दोनों 12वीं सदी में मंगोल का हिस्सा थे, लेकिन उसके बाद साल 1358 में तिब्बत ने मंगोलों से अपने को मुक्त करा लिया, और तिब्बत को फाग्मो द्रुपा वंश के शासक ने संभाला। और तिब्बत के मुक्त होने के 10 साल बाद चीन भी मंगोल से मुक्त हो गया, और चीन में मिंग वंश की स्थापना हुई। फिर साल 1720 में चीन के सम्राट कांगसी ने तिब्बत में हस्तक्षेप करना शुरू किया,
जो करीब अगले 200 सालों तक चलता रहा। और इस दौरान चीन ने अपनी सैन्य शक्ति और राजनीतिक कुशलता का प्रयोग करते हुए पूर्वी तिब्बत के खाम राज्य और आमदो राज्य को आंशिक रूप से नियंत्रण कर लिया। लेकिन साल 1865 आते आते तिब्बत ने खाम राज्य और आमदो राज्यों का ज्यादातर हिस्सा फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया। और साल 1911-12 में चीन ने एक बार फिर कुछ समय के लिए तिब्बत पर अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन यह अधिकार टिका नहीं, क्योंकि तिब्बतियों ने चीन को एक बार फिर से बाहर निकाल दिया। तो यह था चीन और तिब्बत का छोटा सा इतिहास। लेकिन क्या चीन और तिब्बत एक ही सभ्यता है या अलग अलग? अगर एक है तो यह दोनों देश एक ही कहलाएगा। लेकिन अगर दोनों की सभ्यता अलग अलग है तो एक देश कहना या मानना बिल्कुल गलत होगा। तो अब इन दोनों देशों की सभ्यता के बारे में कुछ जानते हैं। तिब्बतियों की उत्पत्ति के बारे में प्रामाणिक रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक पुरानी किताब है द हिस्ट्री ऑफ तिब्बत। उसके अनुसार तिब्बती लोगों को चीनी लोग कहना गलत है, क्योंकि खुद चीनी लोग भी 2000 सालों से भी ज्यादा समय से तिब्बती लोगों को एक भिन्न नस्ल के रूप में देखते आए हैं, यानी एक अलग सभ्यता के रूप में। और तिब्बती लोग पूर्व मध्य एशिया में घुमंतु गैर चीनी चियांग समुदाय के वंशज हो सकते हैं, या तिब्बती लोग प्राचीन यूरल नदी और अल्ताई पर्वत श्रेणी के हो सकते हैं। और तो और तिब्बती की भाषा शैली भी बिल्कुल अलग है। तिब्बती भाषा तिब्बती बर्मीज वर्ग की है, जो कि चीनो थाई वर्ग से एकदम अलग है। तिब्बती भाषा में चित्राक्षर नहीं होते हैं और उनके अक्षर आवरण द्वारा ढके होते हैं, जिनकी संरचना और शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। शायद यह बात आपको आसानी से समझ में ना आए, लेकिन जिन्होंने इन दोनों ऐतिहासिक भाषाओं का विश्लेषण किया है वे इन अंतरों को आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे हालात में यह कहना कि इन दोनों भाषाओं का स्रोत एक ही है तो गलत होगा, क्योंकि तिब्बती समाज मूल रूप से यायावर प्रकृति का रहा है। धीरे धीरे उनका विकास एक ऐसे समुदाय के रूप में हुआ जहां भूमि तो तिब्बत राज्य की थी, लेकिन वे संपत्ति के रूप में सरकार, मठों और अभिजात वर्गों के पास थी। तिब्बती लोगों की जीवन शैली घुमंतु लोग, व्यापारी, अर्ध घुमंतु किसान तथा शिल्पकार की थी। और खाम और आमदो राज्यों में बड़ी बड़ी संपत्तियां थी। किसानों के पास बड़े बड़े खेत थे। लोगों के पास अपनी जमीन भी थी, जिसका कर वे सीधे राज्य को देते थे। अब तिब्बत में बौद्ध धर्म कहां से आया, थोड़ा वो भी जान लीजिए। तिब्बत में बौद्ध धर्म की स्थापना का श्रेय 7वीं सदी में तत्कालीन शासक चैन गेम्पो को जाता है। और बौद्ध धर्म भारत के स्वात वैली के रास्ते से तिब्बत पहुंचा था। तिब्बतियों ने इन्हीं दिनों भारत से बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी पांडुलिपियां भी मंगवाई थी। लेकिन चीनी अक्सर कहते हैं कि बौद्ध धर्म चीन के द्वारा तिब्बत पहुंचा। वे इस बात का उदाहरण देते हैं कि राजा गेम्पो की चीनी पत्नी अपने साथ बुद्ध की प्रतिमा लेकर तिब्बत गई थी। लेकिन चीनी लोग यह कहना भूल जाते हैं कि चीनी राजकुमारी विजेता तिब्बत को उपहार के रूप में दी गई थी। और चीनी लोग यह कहना कभी नहीं चाहते कि नेपाली राजकुमारी की शादी तिब्बती राजा के साथ पहले ही हो गई थी और वहीं नेपाली राजकुमारी अपने साथ बुद्ध की प्रतिमा लेकर गई थी। यहाँ इतिहास है, लेकिन चीन ने इसे भी बदलने की पूरी कोशिश की है, जो हम में से कई लोगों को नहीं पता है। क्योंकि चीनियों के आने से पहले साल 1950 तक पूरे तिब्बत में 6000 मठ और मंदिर थे, जिनमें करीब तिब्बत के 6 लाख भिक्षु निवास करते थे। और साल 1979 में हुए एक सर्वे में पाया गया कि उनमें से ज्यादातर भिक्षु और भिक्षुणियां को या तो मार दिया गया या वे लापता हो गए। और पहले जो 6000 मठ थे तिब्बत में, उसमें से सिर्फ 60 मठ ही बचे रह गए। और इन 60 मठों में से भी ज्यादातर मठ नष्ट होने की कगार पर है। और सर्वे में यह भी बताया गया कि चीनियों ने जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से मठों और मंदिरों को डायनामाइट के विस्फोट से नष्ट कर दिया। और इन मठों को नष्ट करने से पहले चीनी लोगों ने मठों से बेशकीमती धार्मिक महत्व की कलाकृतियां, प्राचीन दुर्लभ पांडुलिपियां, प्राचीन मूर्तियां और ऐसे ही अमूल्य प्राचीन थंका चित्रों को वहां से निकालकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में अरबों डॉलरों में बेच दिया था। और चीन तिब्बत के जंगलों में अंधाधुंध कटाई कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक तिब्बत के 70% जंगल काटे जा चुके हैं। इनसे भी चीन को अरबों डॉलर मिले हैं। इसके बावजूद चीन नए पेड़ों को उगाने का कोई प्रयास नहीं कर रहा। और चीनियों ने तिब्बत की सदियों से चली आ रही
प्राचीन कृषि प्रणाली को भी ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण लगभग 3 लाख तिब्बती लोग भूख से मर गए थे। और चीनियों ने तिब्बत के लोपनोर इलाके में बड़े पैमाने पर परमाणु परीक्षण किए थे, जिस कारण वहां रहने वाले तिब्बती लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर विस्थापित होना पड़ा था। और मजेदार बात यह है कि तिब्बत शब्द का मतलब दुनिया के लिए कुछ भी हो, लेकिन चीन के लिए तिब्बत का मतलब है पश्चिम का खजाना। तो तिब्बत की अपार प्राकृतिक संपदा को देखकर अगर चीन ने तिब्बत को हड़पा है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि साल 1985 में चीनियों ने तिब्बत के प्राकृतिक संपदा के मूल्यांकन का प्रयास भी किया था। तब तिब्बत की संपदा खरबों डॉलर आंकी गई थी, क्योंकि संपदा इतनी है कि पूरी संपदा का सही मूल्यांकन भी नहीं हो पाया। यह संपदा मूल्यांकन से भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि तिब्बत में पाए जाने वाली खनिज संपदा में एब्सटेस, बोरेक्स, क्रोमियम, कोबाल्ट, कोयला, तांबा, हीरा, सोना, ग्रेफाइट, लोहे के अयस्क, जेड पत्थर, लाड, मैग्नीशियम, पारा, निकल, प्राकृतिक गैस, तेल, आयोडीन, रेडियम, पेट्रोलियम, चांदी, टंगस्टन, टाइटेनियम, सुरेनियम और जस्ता, ये सब प्रमुख है। इसके अलावा भी उत्तरी तिब्बत में घंटा कांस्य काफी मात्रा में है। और जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ये सारे खनिज धरोहर पूरी दुनिया के ज्ञात स्रोतों से प्राप्त होने वाले खनिजों की मात्रा से 50% से भी ज्यादा होगी। और इतना ही नहीं, तिब्बत को हड़प लेने के बाद चीन को और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि तिब्बत से मिली, तिब्बत की नदियां और उनका पानी, क्योंकि एशिया की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल तिब्बत ही है। इंडस, ब्रह्मपुत्र, मेकांग, सलविन, यांगत्से, कश्मीर में बहने वाली सतलज और सिंधु का उद्गम स्थल तिब्बत ही है। इसमें कोई शक नहीं कि तिब्बत समूचे एशिया में अपार जल राशि का स्वामी है। इनसे करोड़ों किलोवाट की ऊर्जा पैदा की जा सकती है और चीन आज यही कर रहा है। और आगे इसकी भी पूरी संभावना है कि हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट के जो गंभीर परिणाम होंगे उसे तिब्बत और भारत दोनों को भुगतना होगा। और आज चीन की औद्योगिक प्रगति और भौतिक संपन्नता की चर्चा पूरी दुनिया में है, लेकिन शायद कई लोग यह भूल जाते हैं कि चीन की औद्योगिक प्रगति और भौतिक संपन्नता किस मूल्य पर और किसके लहू प्राणों पर अर्जित की हुई प्रगति और संपन्नता है। तो यह इतिहास है तिब्बत और चीन का। अगले वीडियो में हम यह जानेंगे कि चीन ने कैसे तिब्बत को हड़प लिया। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा और वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।